हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग में यूनिट वन शॉट। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एकेटीयू एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आने वाले टाइम पे एकेटीयू एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमने 5 टॉपिक सेलेक्ट किए थे। सबसे पहला था हमारा ANN वर्सेस BNN, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्सेस बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। तो हम लोग इन दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ANN और BNN का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शंस की बात करेंगे। एक्टिवेशन फंक्शंस बेसिकली आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर का ही पार्ट है, बट इसको हम लोगों ने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि AKTU डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ लेता है एक्टिवेशन फंक्शन पे, तो आपको आंसर आना चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद परसेप्ट्रॉन एंड लर्निंग हमारा एक टॉपिक था जिसको मैंने अभी हटा दिया है। उसको हटाने के पीछे ये रीज़न है कि जब हम यूनिट 2 देखेंगे तो वहाँ पे परसेप्ट्रॉन और लर्निंग एकदम डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो डिटेल डिस्कशन वहीं पे करना ही है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली उसी यूनिट में पढ़ लेंगे। इसको अभी से यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं लगी मुझे। ठीक है, इस यूनिट से जो बेसिक 3 टॉपिक्स हैं वो ये हैं। इन तीनों को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इन तीनों में से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है और आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ऑटो एसोसिएटिव वर्सेस हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी। इनमें भी डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस में पूछा जा सकता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन तीनों को तो एकदम अच्छे से पढ़ लेना और इसको भी अच्छे से पढ़ ही लेना, क्योंकि ये चारों टॉपिक्स हमने जो लिखे हैं यही 4 टॉपिक्स हैं आपके यूनिट 1 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में थे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ANN और BNN में डिफरेंस क्या होता है, बट उससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि ANN और BNN का आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, एक बार आपको आर्किटेक्चर समझ में आ गया तो ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि ANN और BNN का आर्किटेक्चर एक्चुअली में होता कैसा है। सो बेसिकली अगर बात करें आर्किटेक्चर की, तो ये हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सिंगल सिंगल न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे हम लोग जब भी हम लोग ANN डिज़ाइन करते हैं या BNN जो एक्चुअली होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और उन पे वर्किंग्स हो रही होती हैं, बट हम लोग अभी सिंगल न्यूरॉन देखेंगे कि किस तरीके से डिज़ाइंड होता है, क्या क्या इसकी आप कह सकते हो स्पेशलिटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो हर चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखें अगर ANN क्या, तो X1 X2 XN यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे इनपुट हैं। ठीक है, W1 W2 और WN ये हमारे वेट्स हैं। इनपुट और वेट इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, मान लो जितने भी इनपुट हैं उन सबको वेट से मल्टीप्लाई कराना है और टोटल जितने भी वेटेड इनपुट होंगे हमारे उनका समेशन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट इनपुट। ठीक है, जितने भी वेटेड इनपुट होंगे उनका समेशन हमें क्या मिलेगा, नेट इनपुट। और नेट इनपुट को जब थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी कि एक्चुएशन फंक्शन के थ्रू पास कराते हैं, सॉरी यहाँ पे एक्चुएशन फंक्शन लिखा है, ये एक्टिवेशन फंक्शन है एक्चुअली। सो इससे जब पास कराते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है। देखो अभी होता क्या है, वेट क्या होते हैं सबसे पहले मैं बता दूं। वेट कैरीज इंफॉर्मेशन और डेटा अबाउट द इनपुट सिग्नल फ्रॉम द न्यूरॉन लिंक्स। मतलब कि जो न्यूरॉन्स की लिंक्स होती हैं उनके थ्रू वेट क्या करते हैं, हमारे इनपुट का डेटा कैरी करते हैं। ठीक है, इनपुट का डेटा या उसकी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनका सबका समेशन होता है, फिर नेट इनपुट मिलता है। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर्ड विद नेट इनपुट टू गेट आउटपुट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको कंपेयर किया जाता है नेट इनपुट से और कंपेयर करके हमें आउटपुट प्रोड्यूस मिलता है। ठीक है, मतलब आउटपुट हमें मिलता है कंपैरिजन करने के बाद। देखो इसको याद रखना। ठीक है, थ्रेशोल्ड की वैल्यूज क्या होती हैं, देखो इफ y इज ग्रेटर देन 0 आउटपुट इज इक्वल्स टू 1। y अगर 0 से बड़ा है अप टिल इंफिनिटी तो आउटपुट क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, y अगर 0 के बराबर है तो आउटपुट क्या आएगा 0। y अगर 0 से छोटा है, 0 से कम हो, माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो, आउटपुट आएगा हमारा -1। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ANN का आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके बाद हम BNN का आर्किटेक्चर देखते हैं। देखो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, ये चीज़ें आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ी होगी 9th-10th की, अगर आप लोगों ने प्रॉपर पढ़ा था तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो BNN क्या होता है बेसिकली, ये हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क और ये हमारा न्यूरॉन है। ठीक है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो हम लोग के ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो अभी प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। चाहे ANN की बात करें चाहे BNN की बात करें, दोनों ही डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं हमारे। ये ब्रेन के अंदर करता है और ये हमारा आर्टिफिशियल ब्रेन के अंदर करता है। ठीक है, बेसिकली अगर मोटा मोटा मैं समझाऊं तो देखो अभी इसको हम लोग अगर एनालाइज करें तो ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये हमारे रिसीवर होते हैं, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं या फिर इनपुट को रिसीव करते हैं। ठीक है,
फिर ये रिसीव करके कहाँ पहुंचाते हैं, सेल बॉडी में। सेल बॉडी का काम क्या होता है, ये प्रोसेस करती है इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है उसको प्रोसेस करने का काम सेल बॉडी करती है। उसके बाद ये जो है ट्रांसफ़र करती है, जो भी इसने कंप्यूटेशन कर दिया है डेटा पे उसको ट्रांसफ़र करेगी एक्सॉन में। एक्सॉन्स का काम क्या होता है, ये जो हमारे एक्सॉन्स हैं इनका काम ये होता है प्रोड्यूसेस प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन। ये प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन जो सेल बॉडी से आई है उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है, उन पर कुछ और कंप्यूटेशन हो सकता है परफॉर्म होता हो, बट बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के केस में नहीं होता है शायद ऐसा। सेल बॉडी के अंदर सारी कंप्यूटेशंस होती हैं, उसके बाद उसको एक्सॉन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक्सॉन उनको क्या करता है, सिनैप्स तक ले जाता है इसको। सिनैप्स, साइनैप्स, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। साइनैप्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली कनेक्शन पोर्ट होते हैं जो मल्टीपल न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि जब ब्रेन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोई एक न्यूरॉन एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा कि मैं बता चुका हूँ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो इस साइनैप्स में जो ये आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, हर डॉट के साथ एक पर्टिकुलर न्यूरॉन कनेक्ट होता है, ठीक है। और जितने भी डेंड्राइट्स में आपको एंड पॉइंट दिख रहे हैं, हर एक पॉइंट के साथ एक साइनैप्स कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। आप इसकी कोई वीडियो वगैरह देखना या कोई जीआईएफ वगैरह देखना तो आपको पता चलेगा किस तरीके से न्यूरॉन्स का पूरा नेटवर्क होता है हम लोग के ब्रेन के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली अभी टॉपिक से भटकते नहीं है। सिनैप्स कनेक्शन पोर्ट्स होते हैं हमारे बेसिकली, जो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि ये आउटपुट को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इन दोनों में अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो लेफ्ट टू राइट यहाँ भी है और लेफ्ट टू राइट यहाँ भी है, यानी कि यहाँ से इनपुट आएगा और यहाँ से आउटपुट जाएगा। यहाँ भी यहाँ से इनपुट आएगा और यहाँ से आउटपुट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो डेंड्राइट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, इनपुट वाली आर्क्स हमारी, ठीक है। ये जो आर्क्स आपको दिख रही हैं ये हमारा इनपुट लेने का काम कर रही हैं, जो डेंड्राइट्स यहाँ पे कर रहे हैं। जो यहाँ पे सिनैप्स कर रहे हैं वो हमारी यहाँ पे आउटपुट वाली आर्क कर रही हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सॉन का काम हमारा वाई इनपुट पे हो रहा है। सेल बॉडी का काम हमारा यहाँ पे हो रहा है समेशन या थ्रेशोल्ड पे, आप जहाँ भी मान सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते स्ट्रक्चर हैं दोनों। अब डिफरेंसेस की अगर बात करें, अब मिलते जुलते इसलिए हैं, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इसी के बेसिस पे एएनएन को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। सो अभी जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले डिफरेंस देख लेते हैं। सो अगर बात करें डिफरेंस की तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है डिजिटल न्यूरॉन्स इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जैसा कि मैंने बताया, हमारे जो नेचुरल ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हमारा एएनएन के न्यूरॉन्स को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, हमारे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क यानी कि ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स आर मेड आर्टिफिशियली टू परफॉर्म डेटा ट्रांसफर। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, इनको आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। बट जो बीएनएन होता है उसमें हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं या न्यूरॉन सेल्स होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स ही हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। आर्क्स ऑफ अ न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट एएनएन। जैसा कि मैंने अभी दिखाया था वहाँ पे आर्क्स जो होती थी हमारी, आर्क्स ही हमारी इनपुट के लिए भी और आर्क्स ही हमारी आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। बट बीएनएन के केस में क्या होता है, डेंड्राइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनपुट के लिए और सिनैप्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं आउटपुट के लिए। वेट अ सेकेंड, एक्सॉन्स होते हैं आउटपुट के लिए, ठीक है। सिनैप्स तो हमारे कनेक्शन पोर्ट होते हैं, ठीक है, वो आउटपुट के लिए नहीं होते हैं। बेसिकली डेंड्राइट्स जो होते हैं हमारे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनपुट के लिए और एक्सॉन्स जो होते हैं वो आउटपुट के लिए, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब एएनएन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वेट होता है हमारा वो बेसिकली इंटरलिंक होता है, ठीक है। हमारे एएनएन यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो भी न्यूरॉन्स के जो भी यानी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर जो वेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो वेट प्रेजेंट होते हैं यही हमारे इंटरलिंक की तरह काम करते हैं। जबकि यहाँ पे सिनैप्स जो होते हैं, साइनैप्स जो होते हैं, ये हमारे इंटरलिंक की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस। तो बेसिकली ये 5 डिफरेंस थे हमारे जो हम लोगों ने देखा, एएनएन वर्सेस बीएनएन। अब देखो इसको अगर 5 नंबर में लिखना है तो आप 5 डिफरेंस दे दो, डायरेक्टली डायग्राम दे दो, छोटा छोटा काम हो गया, ठीक है। 10 नंबर में लिखना है, ऐसे ही सेम इसी तरीके से डायग्राम बनाना। उसके बाद जो 5 पॉइंट एएनएन में लिखे हैं वो पांचों पॉइंट इसके नीचे लिख देना। फिर बीएनएन का डायग्राम बनाना, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना और जो 5 पॉइंट बीएनएन के अंदर हम लोगों ने देखे उनको इसके नीचे एक्सप्लेन कर देना। आराम से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सो इससे ज़्यादा नहीं करना और बड़े बड़े डायग्राम बनाना, अच्छा खासा पेज की लेंथ भी हो जाएगी और सुंदर भी दिखेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन। बट
एक चीज़ और, एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग न्यूरल आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूरल आर्किटेक्चर के अंदर हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है, तो वहीं पे हम लोग वापस से यहाँ पे आके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट पहले न्यूरल आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या हमारा, न्यूरल नेटवर्क आर कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, जो हमारा एएनएन की अगर हम बात करें, तो वो क्या होता है, हमारा फंक्शनिंग ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होता है। अगर बेसिक न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो हमारा न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन ब्रेन में जो होता है वो तो बायोलॉजिकल ही होता है, बट यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी वो एएनएन के बेस पे होंगी। तो एएनएन में हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो ह्यूमन ब्रेन पे आधारित होता है, यानी कि उसी से इंस्पायर्ड होता है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेयर्स and have ability to perform task by adjusting the strengths of connection between the neurons। देखो वही चीज़ है यहाँ पे, जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है हमारा, यानी कि एएनएन की यहाँ पे बात हो रही है, तो एएनएन के अंदर हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स करते क्या है, ये लेयर्स में ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और स्ट्रेंथ को, यानी कि जब किसी प्रॉब्लम को उन्हें सॉल्व करना होता है या किसी टास्क को परफॉर्म करना होता है, तो उस केस में वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करके अपने मतलब रिजल्ट जिस तरीके से प्रोड्यूस करना है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ को मैनेज करके एडजस्ट करके, यानी कि वेट्स को एडजस्ट करके क्या करते हैं, टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया न्यूरल नेटवर्क के अंदर न्यूरॉन्स का काम। इसके बाद कॉमनली यूज्ड इन एमएल इमेज रिकॉग्निशन एंड एनएलपी, मशीन लर्निंग, इमेज रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का। सो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। देखो की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, देखो बेसिक तीन ही की कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, ये तीन हमारे की कंपोनेंट्स हैं न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के। चाहे वो हमारा ह्यूमन का मतलब बायोलॉजिकल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, ठीक है, दोनों ही केस में तीन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले इनपुट लेयर आती है हमारी। देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, जो भी बात हो रही है वो एएनएन की हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बीएनएन की कोई भी बात नहीं हो रही। सारा डिटेल जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ एएनएन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इनपुट लेयर की अगर बात करें, डेटा वी फीड टू अ मॉडल इज लोडेड इनटू द इनपुट लेयर। जो भी हम डेटा फीड करते हैं मॉडल के अंदर वो हमारा इनपुट लेयर में लोड हो जाता है। इट पासेस ऑल द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन फर्दर विदाउट एनी कंप्यूटेशन, बिना किसी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करे इनपुट लेयर का काम होता है जो भी डेटा उसको मिला है उसको फीड करके आगे फॉरवर्ड कर दे, ठीक है। अब वो जो फॉरवर्ड करेगी, फॉरवर्ड होकर डेटा कहाँ जाएगा, हिडन लेयर के पास। दीज आर द इंटरमीडिएट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्यूटेशन ऑन द रिसीव डेटा। अब ये जो भी डेटा रिसीव करती हैं उस पे सारे कंप्यूटेशंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। देयर कैन एग्जिस्ट मल्टीपल हिडन लेयर डेडिकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इन अ डेटा कंप्यूटेशन। जो भी डेटा कंप्यूटेशन हो रहा है हिडन लेयर्स के अंदर, वहाँ पे बहुत सारी हिडन लेयर भी हो सकती हैं, एक दो हिडन लेयर भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कितने टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अलग अलग टास्क पे बेस्ड अलग अलग हिडन लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर क्या करती है, इट टेक्स इनपुट ऑफ प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिडन लेयर एंड सर्व्स द फाइनल रिजल्ट। जो भी प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन हिडन लेयर से आती है आउटपुट लेयर पे, उनको रिसीव करना और फिर उनको प्रोवाइड कर देना, जो भी एज अ सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर देना, ये काम आउटपुट लेयर का होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन अ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो, अगर हमारी इनपुट लेयर से इनपुट ले लिया हमने, ठीक है, हिडन लेयर में सब कुछ कंप्यूट हो गया, और अगर आउटपुट लेयर ही नहीं प्रेजेंट हुई तो फिर आउटपुट मिलेगा कैसे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई तो इनपुट लेयर हटा देंगे तो वैसे भी इनपुट जाएगा नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा। देखो वो बात सही है, बट ये इस केस में बात हो रही है कि जब इनपुट आ गया, हिडन लेयर में कंप्यूटेशन हो गया, उसके बाद अगर आउटपुट लेयर नहीं होगी तो हमें आउटपुट रिसीव नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम एएनएन मॉडल की। एएनएन मॉडल एग्जाम में पूछा जाता है, इसको स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है 10 नंबर के अंदर, ठीक है। तो एएनएन मॉडल होता क्या है, कुछ नहीं होता। बेसिकली एएनएन मॉडल में हमारे तीन चीज़ें आती हैं, इंटरकनेक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन और लर्निंग रूल, ठीक है। देखो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के आपको की पॉइंट्स, उसके बाद में एएनएन मॉडल का एक्सप्लेनेशन, ये कंपलसरी है। अगर आप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में, तो उस केस में एएनएन मॉडल को भी आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे इंटरकनेक्शंस। इंटरकनेक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली तीन तरीके के इंटरकनेक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं एएनएन के अंदर। सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं हम सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दो लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक होती है हमारी इनपुट लेयर,
एक होती है हमारी आउटपुट लेयर। यहाँ पे हिडन लेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इट इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क वी हैव ओनली इनपुट एंड आउटपुट लेयर, जैसे कि मैंने बताया। व्हेन द वेट्स आर अप्लाइड ऑन द इनपुट द आउटपुट लेयर इज फॉर्म्ड। देखो, इसलिए नहीं होता क्योंकि जो वेट है, ठीक है, जो वेट है, जब वेट अप्लाई हो जाते हैं इनपुट के ऊपर तो डायरेक्टली ये आउटपुट एक प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि इनपुट से अलग होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हिडन लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता, इसीलिए इसको सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। न्यूरॉन्स कलेक्टिवली गिव द आउटपुट लेयर टू कंप्यूट द आउटपुट सिग्नल। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली आउटपुट लेयर्स प्रोवाइड करते हैं आउटपुट सिग्नल को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये रहा हमारा डायग्राम। आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। एक इनपुट लेयर है, एक आउटपुट लेयर है, वेट्स अप्लाई हुए और आउटपुट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये हमारी आर्क है जो इनपुट ले रही हैं, ये हमारी आर्क है जो आउटपुट दे रही हैं, ठीक है। एग्जाम में आ गया तो डायग्राम बना आना। सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, बेसिकली 3 इंटरकनेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, इसके बाद आएगा मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, उसके बाद आएगा हमारा रिकरेंट, ठीक है। तीनों तीनों चीज़ें देख लेंगे। पहला हो गया, चलते हैं दूसरी तरफ। सो बेसिकली अगर बात करें मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की, तो इट हैव मल्टीपल हिडन लेयर्स फॉर कंप्यूटेशन ऑन द इनपुट डेटा। अब यहाँ पे मैंने एक ही हिडन लेयर दिखाई है, बट यहाँ पे मल्टीपल हिडन लेयर्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। मे और मे नॉट वाला केस होता है, ठीक है। इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच टू ट्रेन द नेटवर्क। ये बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है किसी भी नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, स्पीच रीजनरेशन, डाटा कंप्रेशन, इमेज प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं जिसमें हम मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का यूज़ करते हैं, इवन वो मेडिकल फील्ड हो, स्पीच रीजनरेशन हो, डेटा कंपैरिजन हो या फिर इमेज प्रोसेसिंग हो। इसके अलावा भी कई सारी फील्ड्स में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये रहा डायग्राम, ये हमारी इनपुट लेयर है, ये हमारी हिडन लेयर्स हैं। इनपुट लेयर से डेटा आ रहा है, ठीक है। वेट यहाँ भी अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट आप लोग इतना समझ जाओ कि जब भी इनपुट आएगा तो उसके साथ में कुछ ना कुछ वेट अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद हिडन लेयर पे कंप्यूटेशन होगा, उसके बाद में हमको आउटपुट लेयर पे आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रिकरेंट नेटवर्क, जो हमारा थर्ड टाइप है इंटरकनेक्शंस में। इट इज सेम एज ऑल अदर न्यूरल आर्किटेक्चर बट डिफरेंस अराइजेस इन द वे ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो, जैसे हमारा मल्टी लेयर और जैसे हमारा सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड था, उसी तरीके से रिकरेंट भी होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा फ्लो ऑफ, कह सकते हो आप, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। RNN आर कॉल्ड रिकरेंट नेटवर्क बिकॉज दे परफॉर्म द सेम टास्क फॉर एवरी एलिमेंट इन अ सीक्वेंस। इनको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही टास्क को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, एलिमेंट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। RNN हैव डायरेक्टेड साइकिल्स दैट हेल्प इन कैप्चरिंग डिपेंडेंसीज एंड पैटर्न्स बाय यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस स्टेप इन द इनपुट सीक्वेंस। मतलब कि RNN में हमारी डायरेक्टेड साइकिल्स होती हैं। डायरेक्टेड साइकिल्स मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लूप फॉर्म हो रहा है, तो इन साइकिल्स की वजह से क्या होता है, ये हेल्प करती हैं किसी भी पैटर्न को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, और उस पैटर्न से इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने में, ठीक है। जैसे कि मान लो हिडन लेयर पे कोई चीज़ कंप्यूट हुई, ठीक है, कंप्यूट होकर हमें आउटपुट लेयर पे मिली। अब इस केस में अगर आउटपुट लेयर पे आने वाली इंफॉर्मेशन हमें सूटेबल नहीं लग रही है, ठीक है, सो रिकरेंट नेटवर्क के केस में क्या होता है, ये वापस से यहाँ पे जाता है हिडन लेयर में, दोबारा से चीज़ें चेंज होती हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो बैक प्रोपोगेशन हमारा रिकरेंट नेटवर्क मॉडल पे बेस्ड होता है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम नहीं होता बट इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। सो इसके बाद आता है हमारा लर्निंग रूल। ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डायग्राम है हमारा, रिकरेंट के अंदर आपको डायग्राम बना देना है। देखो, इंटरकनेक्शंस लिखना, कंटेंट भले कम लिख दो बट डायग्राम बिल्कुल छोड़ के मत आना, डायग्राम जरूर बना देना एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे लर्निंग रूल्स। इन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, लर्निंग रूल्स रिफर्स टू द मैकेनिज्म बाय विच नेटवर्क एडजस्ट इस पैरामीटर। मतलब कि लर्निंग रूल हमारा क्या होता है, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के अंदर अगर हम बात करें तो लर्निंग रूल का काम क्या होता है। लर्निंग रूल का काम ये होता है, ये हमारा पैरामीटर्स को एडजस्ट करने में हेल्प करता है जब भी ट्रेनिंग प्रोसेस हो रहा हो। मतलब कि जब ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, जब डेटा सेट पे काम हो रहा है, तो उस केस में अगर हमारा, फॉर सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये जो डायग्राम दिया है, अगर यहाँ पे कोई कंप्यूटेशन हिडन लेयर में परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पहुंचे, अब यहाँ पे हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा, ये बैक प्रोपोगेट करेगा, ठीक है, वापस आएगा, यहाँ पे आएगा तो वापस से क्या होगा, वेट और बायस जो भी यहाँ पे अप्लाइड होगा
वो चेंज होगा, ठीक है। ये बेसिकली बैक प्रोपोगेशन में काम करता है, ठीक है। जो ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स हमारी होती हैं वो बैक प्रोपोगेशन बेस्ड ही होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है, वेट और बायस जो इसके दो पैरामीटर होते हैं, मेन पैरामीटर्स, उनको चेंज करेगा, वापस से कंप्यूट करेगा, फिर आके चेक करेगा क्या हमें रिजल्ट मिला। अगर नहीं मिला तो फिर से इसी साइकिल में काम होता रहेगा, इसलिए इसको RNN कहा गया है। और लर्निंग रूल का यही बेसिक मतलब होता है, ठीक है। फिर से बता दूं मैं, लर्निंग रूल क्या करता है, ये बेसिकली न्यूरल नेटवर्क में एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो उसके पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है, यानी कि वेट और बायस को एडजस्ट करता है ट्रेनिंग प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है। लर्निंग रूल के बेसिस पे हम लोग वेट और बायस को एडजस्ट करते हैं, मतलब न्यूरॉन्स बेसिकली एडजस्ट करते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है। सो आई होप लर्निंग रूल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग, फिर अनसुपरवाइज लर्निंग और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, हेयर नेटवर्क लर्न्स फ्रॉम द लेबल्ड एग्जाम्पल। सुपरवाइज लर्निंग में हमें लेबल्ड एग्जाम्पल प्रोवाइड होते हैं, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो ईच इनपुट वेक्टर रिक्वायर्स अ टारगेट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द डिजायर्ड आउटपुट। मतलब कि जो भी इनपुट वेक्टर हमारा मिल रहा है उसके लिए एक टारगेट वेक्टर प्रेजेंट रहेगा, यानी कि अगर हमें ए से लेके जेड तक पहुंचना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इनपुट आया और हमें चाहिए जेड, तो उस केस में हमें जेड पता होना चाहिए कि हाँ हमें ए से जेड पे जाना है, ठीक है। जेड एक वैल्यू है जो हमको पता है कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है, ठीक है। मतलब कि इनपुट वेक्टर और टारगेट वेक्टर दोनों पता होने चाहिए, तो हमारी सुपरवाइज लर्निंग होगी। एग्जाम्पल, टीचिंग अ नेटवर्क टू रिकॉग्नाइज अ कैट बाई शोइंग इट इमेजेस लेबल्ड एज कैट और नॉट कैट। देखो, मतलब कि किसी एक मॉडल को आप ये चीज़ सिखा रहे हो कि भाई कैट है ये, ठीक है, कैट है, उसको कैसे सिखाओगे, उसको लेबल्ड तरीके से सिखाना है, यानी कि कैट की इमेज देनी है और लेबल उस पर लगा देना है कि दिस इज अ कैट। और कैट के अलावा दूसरे एनिमल्स जो उसी से ज़्यादा सिमिलर हैं, जैसे कि मॉडल हमारा रिकॉग्नाइज किया कि हाँ चलो इसके दो कान हैं, दो आंखें हैं, एक पूंछ है, तो भाई ये कैट हो गई। अब उसके सामने डॉग की इमेज अगर आपने रख दी तो वो उसको भी एज अ कैट रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो इसलिए डॉग की इमेज भी लगा के आपको लेबल दिखानी पड़ेगी कि ये कैट नहीं है, तो वो और ज़्यादा डिटेल्ड सिमिलैरिटीज मैच करेगा, ठीक है। सो दैट उसको कैट को पहचानना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यही बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे आप डेटा का लेबल प्रोवाइड करते हो, उसके बाद आप लर्निंग परफॉर्म करते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। हेयर नेटवर्क लर्न्स पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन डेटा विदाउट लेबल। यहाँ पे बेसिकली बिना लेबल के काम होता है, यहाँ पे लेबल नहीं प्रोवाइड किए जाते। इनपुट वेक्टर डज नॉट हैव अ टारगेट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द डिजायर्ड आउटपुट। इसी का आप कह सकते हो रेसिप्रोकल है, यानी कि इसी का इन्वर्टेड फॉर्म है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। फाइंडिंग ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स इन अ डेटा सेट विदाउट नोइंग द स्पेसिफिक कैटेगरी इन एडवांस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताएं तो यहाँ पे किसी एक मॉडल हमको गिवन है, ठीक है, इस पे कोई एक मॉडल हमको गिवन है, उस मॉडल को करना क्या है, एक बड़ा सा डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर कुछ सिमिलर आइटम्स को उसे पिक करना है, बट वहाँ पे हम लोग कैटेगरी डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि मॉडल को ये नहीं पता होगा कि कौन सी कैटेगरी के एलिमेंट्स फेच करने हैं, उसको सिर्फ बता दिया जाएगा कि भाई ये डेटा सेट है, यहाँ से तुमको कुछ सिमिलर मॉडल्स को निकालना है, सिमिलर डेटा को फेच करना है, ठीक है। तो इसको अगर एज ए एग्जाम्पल समझें, मान लो कि आप लोग खड़े हो कहीं पे, ठीक है, कहीं दूर आपको आपका फ्रेंड दिख रहा है, ठीक है, और आपका फ्रेंड दिख रहा है आपको, बट वो फ्रेंड इतना दूर है कि आप तो पहचान गए कि वो है। जो बंदा पहली बार या दूसरी बार उसको देखेगा वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, आप कर रहे हो क्योंकि आपने बचपन से उसको देखा हुआ है। तो वही सेम केस अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है कि आपको पूरा डेटा सेट आपको गिवन नहीं होता है, आपको समझ लो एकदम ब्लर डेटा दिया होगा कि हाँ ठीक है, हल्का फुल्का आपको बता दिया जाएगा, बट वहाँ पे मॉडल की जो ट्रेनिंग होगी वो उस ब्लर डेटा के बेसिस पे होगी, मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे होगी, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉपरली इसको मैं समझाऊं तो सुपरवाइज लर्निंग में हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और अनसुपरवाइज लर्निंग में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है हमारा, नेटवर्क लर्न्स बाय इंटरैक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट एंड रिसीविंग फीडबैक्स इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज। मतलब कि यहाँ पे नेटवर्क जो होता है वो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, नेटवर्क से फीडबैक लेता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने लर्निंग को परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज, यानी कि जो भी फीडबैक्स उसको मिलते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी मॉडल हमारा लर्निंग परफॉर्म कर रहा है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वहाँ पे जो फीडबैक मिलेंगे वो आइदर रिवॉर्ड के फॉर्म में या पेनल्टी के फॉर्म में। अब रिवॉर्ड और पेनल्टी यहाँ पे गिफ्ट और सज़ा से कुछ इसका लेना देना नहीं है,
रिवॉर्ड और पेनल्टी से सिंपल सा मतलब है, या तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा या तो उसको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, सो दैट उसको ये चीज़ें समझ आए कि हाँ ये चीज़ करना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ करने से ये आउटपुट प्रोड्यूस होता है, या फिर ये करने से डिमिनिश्ड आउटपुट प्रोड्यूस होगा, या फिर आउटपुट नहीं मिलेगा, रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ लर्निंग बेस्ड ऑन लेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे लर्निंग नहीं होती है वो हमारी क्या होती है, री एनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बट बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये हमारा नो इन्फॉर्मेशन पे लर्निंग सॉरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे लर्निंग होती है, ये टोटली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे लर्निंग होती है, और ये लर्निंग होती है हमारी लेस इन्फॉर्मेशन पे, या फिर सम इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, ट्रेनिंग एन एजेंट टू प्ले अ गेम वेयर इट लर्न्स ऑप्टिमल एक्शन बाय रिसीविंग पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक बेस्ड ऑन इट्स डिसीजन। जैसे कि चेस खेलना, जब शायद अभी तो एडवांस सिस्टम्स आ गए हैं तो वो चेस खेलने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, बट जो स्टार्टिंग में सिस्टम में जब लर्निंग प्रोवाइड करी जाती थी तो उस केस में क्या होता था, जिस जिस लेवल पे चेस का मतलब मान के चलो बार बार जब प्रोग्राम चेस खेलता है हमारा, ठीक है, तो वो क्या करता है, हर बार एक नया स्टेप निकालता है, हर बार एक नई एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करता है, और उससे क्या होता है, धीरे धीरे इंटरैक्ट करते करते उसको ये चीज़ें समझ आने लगती हैं कि हाँ ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, ऐसा करने पे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ऐसा करने पे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। तो उन्हीं चीज़ों से लर्न करते करते वो क्या होता है, एक एडवांस चेस प्लेयर बन पाता है हमारा जो मॉडल होता है, एआई मॉडल। ठीक है, तो वो ही केस एक तरीके से आप लोग मान सकते हो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का है, जहाँ पे हमको पार्शियल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और उसके बेसिस पे लर्निंग करानी होती है। ठीक है, सो तीनों में बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड थी, लेबल्ड इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है हमारी, ठीक है, यानी कि विदाउट लेबल्स, और यहाँ पे हमको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, अब इसके डिफरेंस को नहीं देखेंगे, पहले हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी है हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर का पार्ट। सो बेसिकली अगर बात करें एक्टिवेशन फंक्शन की, तो इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाइड टू ईच न्यूरॉन इनपुट इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी टू द मॉडल। मतलब कि ये बेसिकली हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो कि हर एक न्यूरॉन पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो न्यूरॉन पे भी नहीं, मतलब न्यूरॉन से जो नेट इनपुट हमें मिल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन हो रहा था, दिख रहा था ना आपको, तो ये हमको नेट इनपुट पे परफॉर्म कराना है एक्टिवेशन फंक्शन, और इसको परफॉर्म कराने से क्या होगा, नॉन लीनियरिटी आती है मॉडल में। अब नॉन लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, नॉन लीनियरिटी अलाउज द नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन अ डेटा। मतलब कि नॉन लीनियरिटी का काम क्या होता है, ये नेटवर्क को अलाउ करती है सो दैट इट कैन लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न, यानी वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स पे वर्क कर सके और डेटा के बीच की रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड कर सके, यानी उस पर काम कर सके। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क एक्ट लाइक अ स्विच दैट डिसाइड वेदर द न्यूरॉन शुड बी टर्न्ड ऑन और ऑफ बेस्ड ऑन इट्स इनपुट। न्यूरॉन से जो भी इनपुट हमको मिल रहा है, जो भी नेट इनपुट हमको मिल रहा है, ठीक है, उस नेट इनपुट के बेसिस पे एक्टिवेशन फंक्शन क्या डिसाइड करता है कि उस न्यूरॉन को आगे हमको मतलब फर्दर उसको प्रोसीड करना है या फिर यहीं पे उसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, सो बेसिकली अगर यहाँ पे मीनिंग समझे तो ये एक स्विच की तरह काम करता है जिसको ऑन और ऑफ करने का काम होता है न्यूरॉन्स को। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, ये एक स्विच की तरह एक्ट करता है जो डिसाइड करता है कि न्यूरॉन जो है वो ऑन किया जाएगा या फिर ऑफ किया जाएगा। ठीक है, आउटपुट 1 है तो सीधी सी बात है ऑन है, 0 है तो ऑफ है। ठीक है, इट अलाउज द नेटवर्क टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन डेटा, मेकिंग इट मोर पावरफुल देन अ सिंपल लीनियर मॉडल। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा मॉडल है उस मॉडल को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जो कि डायरेक्टली इसे नॉर्मल लीनियर मॉडल से ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन की बात करें तो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन और बाइनरी स्टेप फंक्शन, तीन बेसिक टाइप्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है हमारा लीनियर और आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन। इसका काम क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल लीनियर फंक्शन दैट मैप्स इनपुट टू द सेम आउटपुट लेवल। इसका काम क्या होता है, इनपुट को सेम आउटपुट लेवल पे मैप कर देता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, इक्वेशन होती है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। नॉन लीनियर एक्टिवेशन के फंक्शन के अंदर हमारे तीन डिफरेंट टाइप्स हैं।
ठीक है। सबसे पहले है हमारा सिग्मोइडल या फिर लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन, इसको सिग्मोइड या लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन भी कहा जाता है। ये हमारा एस शेप्ड फंक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। एस शेप्ड फंक्शन होता है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी सिग्मोइड फंक्शन और बाइपोलर सिग्मोइड फंक्शन। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जितना भी एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर आप लोग चीज़ें पढ़ोगे, अभी आगे भी यूनिट 2 के अंदर जब बैक प्रोपोगेशन वगैरह पढ़ोगे, हर जगह पे बाइनरी सिग्मोइड और बाइपोलर सिग्मोइड फंक्शन का यूज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। सिग्मोइड या लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं ये एस शेप्ड फंक्शन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, बाइनरी सिग्मोइड फंक्शन की इक्वेशन होती है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 + e⁻⁻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 ⁻
ठीक है। बट करना क्या है आपको, एक बार ये सारे फंक्शन खुद से बना के देख लेना, ठीक है। और इसको मतलब एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाइनरी सिग्मॉइड और बाइनरी बाइपोलर सिग्मॉइड दोनों पे, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से समझ लेना, इक्वेशंस भी याद कर लेना, क्योंकि इन इक्वेशंस को समझे बिना आप चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते। बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम के अंदर भी इनका यूज़ होता है, ठीक है। इक्वेशन की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये बाइनरी सिग्मॉइड फंक्शन की इक्वेशन होती है, जिसकी रेंज होती है 0 to 1, ठीक है। तो आपको दिख रही होगी यहाँ 0 से लेके 1 तक, इसी के बीच में ये लाई करता है। एक्स इज इक्वल्स टू वाई इनपुट, यहाँ पे जो एक्स है ये हमारा टोटल नेट इनपुट की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे नेट इनपुट जो भी आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे फीड करी जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। -2 से लेके 2 के बीच में ये स्ट्रेट होता है, उसके बाद कर्व आते हैं इसमें, ठीक है। 0 से 1 के बीच लाई करता है, ये हमारा -1 से 1 के बीच लाई करता है, ठीक है। 0 ये भी 2 से -2 ही जाएगा इसका स्ट्रेट लाइन, बट ये -1 से 1 के बीच लाई करेगा, ये 0 से 1 के बीच लाई करेगा, ये याद रखना ये पॉइंट। इक्वेशन इसकी क्या होती है, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसकी क्या होती है 2/1 प्लस ई टू द पावर -2x -1, ठीक है। इक्वेशंस याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसको मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा tan h फंक्शन, यानी कि हाइपरबॉलिक टेंजेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस शेप्ड फंक्शन एंड इज द रेप्लिका ऑफ बाइपोलर सिग्मॉइड फंक्शन। देखो, एंड इज द का मतलब, अच्छा हाँ ठीक है मैं समझ गया। देखो, tan h फंक्शन जो होता है हमारा, ये बेसिकली ये भी हमारा एस शेप्ड फंक्शन ही होता है, और इसके अलावा ये रेप्लिका होता है बाइपोलर सिग्मॉइड फंक्शन का, मतलब कि ये रहा बाइपोलर सिग्मॉइड फंक्शन, यही फंक्शन हमारा क्या होता है tan h फंक्शन, यानी कि हाइपरबॉलिक टेंजेंट फंक्शन, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस ई टू द पावर -2x -1, वैल्यू रेंज -1 से 1, और ग्राफ भी एग्जैक्टली सेम है, यानी कि ये और हमारा बाइनरी बाइपोलर सिग्मॉइड फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड RELU, यानी कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन। इसको रैम्प फंक्शन या स्लोप फंक्शन के नाम से भी दिया जा सकता है, अगर 2 नंबर के अंदर आया तो हो सकता है इस तरीके से पूछ लें, डिफाइन स्लोप फंक्शन, डिफाइन रैम्प फंक्शन, तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। मोर यूजफुल देन एनी अदर एक्टिवेशन फंक्शन, यानी कि सबसे ज़्यादा कोई फंक्शन यूज होता है तो वो होता है हमारा RELU, यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन। इट इन्वॉल्व सिंपलर मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इक्वेशन इसकी होती है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्स 0, जीरो और एक्स में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको यहाँ पे पिक कर लिया जाएगा। रेंज क्या होती है 0 to इन्फिनिटी, जैसा कि आप देख सकते हो 0 से ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक्टिवेशन फंक्शन ये तीनों बना लेना, इन तीनों को बनाने के अलावा लीनियर एंड आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन, ये इजी है, ये तो एक बार बनाओगे याद हो जाएगा। बाइनरी स्टेप फंक्शन ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, एक बार बना लोगे याद हो जाएगा। तो मतलब एक्टिवेशन फंक्शन यार अच्छे से बना लेना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैं बिल्कुल श्योर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाइनरी स्टेप फंक्शन होता क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द थ्रेशहोल्ड वैल्यू दैट डिसाइड्स वेदर अ न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट। ये हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है, और ये डिसाइड करता है कि न्यूरॉन जो है हमारा वो एक्टिवेट होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि अभी एक्टिवेशन फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन फंक्शन एक स्विच की तरह काम करता है कि न्यूरॉन ऑन है या ऑफ। तो बेसिकली वो स्विच का जो मेन सर्किट है वो यही है, ठीक है, बाइनरी स्टेप फंक्शन। इक्वेशन की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ 0 इज ग्रेटर देन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ बीच में आपको पॉइंट दिख रहा है यही हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे जो टॉपिक हमने छोड़ा था, ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी वर्सेस हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी। देखो,
बहुत सिंपल है, दोनों में डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस, रिकॉल विद इन द सेम सेट ऑफ पैटर्न्स। ऑटो एसोसिएटिव हमारी सेम सेट ऑफ पैटर्न के अंदर रिकॉल होती है, जबकि हेट्रो एसोसिएटिव हमारी डिफरेंट सेट ऑफ पैटर्न्स के अंदर रिकॉल होती है। एट ऑटो एसोसिएटिव हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को फॉलो करती है, जबकि ये अनसुपरवाइज्ड एज वेल एज सुपरवाइज्ड लर्निंग को भी फॉलो कर सकती है। ठीक है, एसोसिएट्स इनपुट विद इटसेल्फ, सीधी सी बात है, जैसा कि नाम ही लिखा हुआ है, ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी है, यानी कि जितना भी इनपुट है वो खुद से ही एसोसिएट कर लेगी। हेट्रो एसोसिएटिव में एसोसिएट इनपुट विद अ डिफरेंट पैटर्न, किसी भी अलग डिफरेंट पैटर्न, यानी कि किसी और पैटर्न के बेसिस पे यहाँ पे आप कह सकते हो जो इनपुट है उसको एसोसिएट किया जाता है। रिकॉग्नाइजिंग और कंप्लीटिंग स्पेसिफिक पैटर्न, यहाँ पे एक किसी स्पेसिफिक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने या उसको कंप्लीट करने में ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी का यूज होता है। हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी लिंक्स इन्फॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में इन्फॉर्मेशन की लिंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, एग्जांपल अभी बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर ये सब कुछ समझ नहीं आया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, सो बेसिकली पहले लास्ट पॉइंट देख लेता हूँ। ठीक है, क्या है, ट्रेन्स ऑन अ डेटा सेट विद सिमिलर पैटर्न। ये एक ऐसे डेटा सेट पे काम करती है जहाँ पे सिमिलर पैटर्न पे काम होना होता है हमको। ठीक है, ये ऐसे डेटा सेट पे ट्रेन कराती है, ये ऐसे डेटा सेट पे ट्रेन होती है हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी, जहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं बट वो सारे रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, देखो जैसे कोई इमेज है, ठीक है, इमेज को हमें फॉर्म करना है। ठीक है, तो ऑटो एसोसिएटिव इसमें क्या सपोर्ट करती है, अब एक इमेज बनानी है तो सेम पैटर्न पे ही काम करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, बट जब उसी इमेज के थ्रू हमें मल्टीपल चीज़ें लिंक करनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझो कि कोई कैट है, ठीक है, कैट है, वो कैट आपको विंडो से देख रही है। ठीक है, खाली उसका फेस वाला एरिया आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप एक तरीके से एज्यूम कर सकते हो कि उसकी बाकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कर पाओगे, अप्रॉक्सीमेट करोगे, बट एज्यूम कर सकते हो ना, क्योंकि आपने कैट देखी हुई है। तो सेम उसी तरीके से इमेज जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये रिकंस्ट्रक्शन होता है, वो काम हमारा एक सिंगल पैटर्न का काम हमारा कौन करता है, ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी। बट कैट को आपने देखा, ठीक है, कैट को देखने से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई, आपने शायद कभी कोई कैट पाली होगी, हो सकता है इस वजह से आपको कुछ मेमोरीज लिंक हुई हों। आपने अपनी किसी कैट का कुछ नाम रखा होगा, हो सकता है उससे आपकी कुछ मेमोरीज लिंक हुई हों। आपने उस पर्टिकुलर कैट का कोई नाम रखा होगा तो उससे आपकी मेमोरीज लिंक हुई। तो बेसिकली ये जो लिंकिंग वाला प्रोसेस हो रहा है ना, ये हमारा हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी का होता है। ठीक है, सो आई होप आपको दोनों ही चीज़ें एकदम बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यूनिट 2, और वो देखूंगा मैं कल, मतलब आप लोग कल देखोगे, मैं तो आज ही अपलोड कर दूंगा। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो लाइक कर देना, और मैं कहता तो नहीं हूँ वैसे सब्सक्राइब वगैरह करने का, आपकी मर्जी हो कर देना, नहीं तो इट्स ओके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।